Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. This third semester course Basic Physical Chemistry 1. इससे पहले के लेक्चर में हमने जो है जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र किया था और उसकी मेजरमेंट जो है इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि किस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं। इसमें दो तरह के रिफ्रैक्टोमीटर्स का हमने जिक्र किया, एक को हम एबिस रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं और एक को परफ्रेच रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं। आज के लेक्चर में हम न्यू प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं लिक्विड्स की, इट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जो है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि डायपोल मोमेंट को मेजर कैसे किया जाता है और डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस क्या है। तो मैं आपके साथ जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर आप गौर फरमाएं। हमारा जो टॉपिक है डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट को हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं और इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू एवरेज सेंटर्स ऑफ इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। कि जो म्यू है, जो आपके पास डायपोल मोमेंट है, ये बेसिकली क्या है, ये चार्ज जो मतलब दो चार्जेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल टू इक्वल चार्जेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। उनमें से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ग्रेविटीज ऑफ दिस चार्जेस, उस डिस्टेंस के साथ उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें जो उनके सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी या उनके दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है उन चार्जेस के दरमियान, उसके साथ अगर उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज म्यू और डायपोल मोमेंट। इसकी जो डेफिनेशन है वो डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पर दिखाई गई है। फॉर एग्जांपल आपके पास टू चार्जेस हैं, इक्वल चार्जेस है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन चार्जेस। दे आर अपोजिट चार्जेस बट दे आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड दे आर आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है। सो जो डायपोल मोमेंट है उसको कैसे ज़ाहिर किया जाता है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आर, वे क्यू इज अ चार्ज, आइदर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस जो है, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें तो उसको म्यू कहते हैं, जिसको डायपोल मोमेंट कहा जाता है। और इस चीज़ से आपको नज़र आ रहा है कि डायपोल मोमेंट की एक डायरेक्शन है ख़ास। इसका जो है, इसकी डायरेक्शन जो है, जो आपको नजर आ रही है, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एक एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जिसकी अपनी टेल है और हेड है। और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इस जो वेक्टर है आपके पास, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, कि इस वेक्टर की जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि डायपोल मोमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एरो शोइंग द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ द एरो। नेक्स्ट अगर देखें तो मजीद डिस्कशन करते हैं डायपोल मोमेंट के ऊपर कि डायपोल मोमेंट बेसिकली बहुत ही यूजफुल क्वांटिटी है। इट सर्व्स एज ए यूजफुल क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच मॉलिक्यूल इज पोलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसके मुताबिक आप ये मालूम कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कितनी है, कि मॉलिक्यूल कितना पोलर है। जितनी डायपोल मोमेंट ज़्यादा होती है, पोलैरिटी ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल में, और जितनी डायपोल मोमेंट कम होती है, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी उतनी कम होती है। और साथ में आपको ये भी बताता है, इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आप मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो है उसको भी आसानी से स्टडी कर सकते हैं बाय स्टडीइंग द डायपोल मोमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट को स्टडी करके आप उनकी ज्योमेट्री को भी या उनकी मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन को भी स्टडी कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस हैं डायपोल मोमेंट की। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि डायपोल मोमेंट का क्या इफेक्ट है, कि आप उसकी बुनियाद पर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को स्टडी कर सकते हैं। जब आप डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, मोस्टली डिस्टेंस को सेंटीमीटर्स में लिया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज टेकन इन सेंटीमीटर्स एंड द चार्ज इज टेकन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। और फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिनमें हर एक का जो चार्ज है, ईच हैव अ चार्ज
equal to 4.80 multiplied by 10 raised to the power minus 10 electrostatic units. और इनके दरमियान सपोज करें कि डिस्टेंस जो है इट इज 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, वो डिस्टेंस जो है 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है, बेसिकली इक्वल टू 1 आर्मस्ट्रॉम्स. Would have a dipole moment. Dipole moment किसके बराबर होगा? That is the charge multiplied by the distance between the charges. That is 4.80 multiplied 10 to the power minus 10 electrostatic unit multiplied by 10 to the power minus 8 centimeters. It will give you the result that is 4.80 multiplied 10 to the power minus 18 electrostatic unit centimeter, which is equal to 4.80 d by s, where 1 dB is equal to 10 raised to the power minus 18 electrostatic unit centimeter. 1 dB जो है 10 to the power minus 18 electrostatic unit centimeter के बराबर है. dB basically it is named after the scientist Peter dB who worked on dipole moments, जिसने dipole moments के ऊपर काम किया था, and he was awarded Nobel Prize. So, but in SI units, international system of units में आपको पता है चार्ज को कूलम्स में मेजर किया जाता है और डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसको इलेक्ट्रोस्टैट आपके पास ऊपर जो कैलकुलेशन है, अगर आप इसको ऐसा यूनिट्स में मेजर करते हैं तो आपको पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इज इक्वल टू 0.1602 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 18 कूलम्स, व्हिच इज इक्वल टू 4.80 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स ऊपर जो है इसके बराबर है अगर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में लिखा जाए. और डिस्टेंस जो होता है वो 10 पावर, क्योंकि आपको पता है 1 आर्मस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 meters, so it will be the distance will be in meters, that is 10 power minus 10 meters. So dipole moment will be equal to that charge multiplied by the distance between the charges, which is equal to 16.02 multiplied 10 power minus 30 meter coulomb, which is equal to 4.80 dB. और इससे आप ये रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि 1 dB किसके बराबर है. दोनों तरफ 4.80 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 1 dB जो है वो बराबर आता है, नीचे आपको नीचे दिखाया गया है कि 1 dB जो है वो बराबर है बेसिकली 1 dB जो है इज इक्वल टू 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 30 मीटर कूलम्स. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जब बात की जाती है, हमें डायटॉमिक मॉलिक्यूल में तो एक ही बॉन्ड मूवमेंट है, चूंकि एक ही बॉन्ड मूवमेंट है तो वही बॉन्ड मूवमेंट जो है बेसिकली उसको डायपोल मूवमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे HCl है तो HCl में एक ही बॉन्ड मूवमेंट है, whose डायरेक्शन इज फ्रॉम H टू Cl क्लोरीन, दैट इज हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्लोरीन. लेकिन जब हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक से ज़्यादा बॉन्ड मूवमेंट्स होती हैं, हर बॉन्ड की अपनी बॉन्ड मूवमेंट होती है. और आप क्या करते हैं, नेट डायपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं? बाय एडिंग दी वेक्टर्स, दैट इज एडिंग दी वेक्टर्स. जो आपके पास जो इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स के वेक्टर्स हैं उनको आप ऐड करते हैं, उनकी एडिशन करते हैं वेक्टर्स की, और आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज द नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल आपके पास जब आप डाइक्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो डाइक्लोरोबेंजीन में 2 बॉन्ड मूवमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं. ये एक बॉन्ड मूवमेंट ये है, एक बॉन्ड मूवमेंट ये है. जब इसका आप रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो इस सेंस में होती है, इस डायरेक्शन में होती है रिजल्टेंट की डायरेक्शन. तो वो इस तरीके से आप जो है रिजल्टेंट जो है निकाल सकते हैं बाय एडिंग दी इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स वेक्टोरियली. आप उसको हेड टू टेल रूल जो है वेक्टर्स की एडिशन के लिए जो रूल इस्तेमाल किया जाता है उसके तरीके से आप जो है वेक्टर्स को ऐड करते हैं, बॉन्ड मूवमेंट के वेक्टर्स को, और आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है जो नेट डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है. इस तरीके से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आप क्या कर सकते हैं कि एक चीज़ और भी कर सकते हैं. एक एप्लीकेशन ये भी है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में जो ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट है, जो कैलकुलेटेड डायपोल मूवमेंट है, जिसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स में इन द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स. जैसे कि आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वाटर है, वाटर के केस में जो आपके पास टोटल डायपोल मूवमेंट है वो तो आपको पता है, दैट इज 1.85 dB, व्हिच इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है. आप इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स को आप मतलब जो इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स हो उनको आप कैसे निकालते हैं? आप जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है या जो नेट डायपोल मूवमेंट है उसको रिजॉल्व करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जिसको आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं. इसको आप रिजॉल्व करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं और आपके पास बॉन्ड मूवमेंट जो है दे आर अलोंग दी बॉन्ड्स. ये बॉन्ड्स की इनकी जो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन जो है एक बॉन्ड मूवमेंट होगा, और इन दैट केस आल्सो फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन. तो ये इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स है.
ये बेसिकली कहाँ से निकलती हैं, जब आप नेट डायपोल मोमेंट के वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, उसकी रेजोल्यूशन करते हैं। और आपको पता है यहाँ पर एंगल जो है 105 डिग्री है, तो और यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट है, नेट जो जो एडिशन है, इसका जो नेट जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इन दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करें और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन यहाँ पर इस सिमत में होगी, इस सिमत में है, अकॉर्डिंग टू दी हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसकी जो डायरेक्शन है वो इस सिमत में है, ठीक है। और आपके पास जो एंगल है वो बेसिकली चूंकि 105 डिग्री है, तो ये जब इसको आप तकसीम कर दें तो 52.5 डिग्री यहाँ पे होता है, 52.5 डिग्री यहाँ पर होता है, एक ट्राइंगल यहाँ पर बनता है, एक ट्राइंगल यहाँ पर बनता है। तो मतलब ये कि इस तरीक़ेकार से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिजल्टेंट वेक्टर अगर मालूम हो तो आप इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। क्योंकि आपको एंगल भी पता है और आपको ये वैल्यू भी पता है, आपको पता है ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशनशिप्स आप निकालें, ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशनशिप से आप जो है आसानी से, जैसे फॉर एग्जांपल थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो आपको पता है कि अगर आप ये निकालना चाहते हैं बेस और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, आपको बेस चाहिए, तो आपको पता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो आप जो है बेस जो है बेस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं अगर आपको हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड मालूम हो। सिमिलरली आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपको कन्वर्सली, इसकी कन्वर्सली आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपको इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स मालूम हो तो आप इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट से रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अगर आपके पास टू सिमेट्रिकली लीनियर बॉन्ड्स हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आपके पास टू सिमेट्रिकल लीनियर बॉन्ड्स हैं, तो उस केस में जो नेट डायपोल मूवमेंट है वो जीरो होती है, क्योंकि आपके पास उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो जीरो होता है। क्योंकि जब उन वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर जीरो हो जाता है। दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, ये अपोजिट डायरेक्शंस में आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जब वेक्टर को ऐड किया जाता है बेसिकली, तो वो उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो होता है। सिमिलरली जो सिमेट्रिकली ओरिएंटेड बॉन्ड्स हैं उनका जो नेट है, नेट रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी जीरो होता है। आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ बताई गई हैं टेबल्स में डायपोल मोमेंट की, जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की जो डायपोल मोमेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है डायपोल मोमेंट, और उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन and how can we define polarization and how many types of polarization there are two types of polarization, one is called induced polarization and another is called orientation polarization। कहा जाता है कि मॉलिक्यूल में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब ऐसे मॉलिक्यूल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उसमें दो तरह के प्रोसेसेस हो सकते हैं, एक को हम इंड्यूस्ड पोलराइजेशन कहते हैं और दूसरे को हम ओरिएंटेशन पोलराइजेशन करते हैं। डिपेंड करता है क्या मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। अगर आप नॉन पोलर सब्सटेंसेस की बात करते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज नॉन पोलर, या हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, तो उसमें आपके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक किस तरह है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के मुताबिक है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो जीरो है, ठीक है। जिस वजह से जिनकी डायपोल मूवमेंट है वो जीरो के बराबर होती है। लेकिन जब आप ऐसे मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं दैट इज बिटवीन नेगेटिव प्लेट एंड पॉजिटिव प्लेट, तो इनकी जो चार्जेस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ ओरिएंट, उसकी डायरेक्शन हो जाती है, और इन दरमियान सर्टेन डिस्टेंस होता है। और इस किस्म की जो प्रोसेस है इसको हम इंड्यूस्ड पोलराइजेशन कहते हैं, और उससे बनने वाला जो डायपोल होता है उसको इंड्यूस्ड डायपोल कहा जाता है। एज अ कंसिक्वेंस, जैसे कि आप सारी चीजें बता चुका हूँ, पॉजिटिव एंड जो होता है इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल प्लेट एंड द नेगेटिव एंड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अब मजीद देखें कि जो जैसे फिगर टीजिए मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चूंकि अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन जो है वो डिसअपीयर हो जाती है, और अगेन सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिटेन हो जाती है या रिस्टोर हो जाती है।
और इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की जो डिग्री है ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक मॉलिक्यूल की नेचर पर डिपेंड करती है और दूसरा ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है, लेकिन ये टेम्परेचर चेंजेस पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर को चेंज भी करते हैं तब भी आपके पास इंड्यूस्ड पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड जो होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो आपके पास जो इंड्यूस्ड डायपोल है जिसको म्यू आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी जो उसकी जो वैल्यू है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक अल्फा पे और एक एक्स पे। अल्फा इज बेसिकली द पोलराइजेशन कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज on the shape of molecule, on the size of molecule. If the size of the molecule is large, the value of the alpha will be large. If the size of the molecule is small, the value of the alpha will be small. For example, in straight chain hydrocarbons एंड ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स का साइज जो है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से कम होता है, इस वजह से ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स में अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होती है और बनस्बत ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स के। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की अल्फा वैल्यू ज़्यादा होती है बनस्बत ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स की। और इस तरीके से एक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना आपके पास इंड्यूस्ड पोलराइजेशन का या जो इंड्यूस्ड डायपोल है उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ज़्यादा होगा। जब आ जाती है पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ पर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनसिमेट्रिक होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स जो होते हैं चार्जेस के उनके दरमियान डिस्टेंस होता है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन पोलर मॉलिक्यूल्स। सच मॉलिक्यूल्स है परमानेंट डायपोल मूवमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल्स की परमानेंट डायपोल मूवमेंट होती है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में एक नया फिनोमिना डेवलप होता है, एक नया नया इफेक्ट होता है, उसके अंदर एक इफेक्ट डेवलप होता है जिसको ओरिएंटेशन पोलराइजेशन कहते हैं। That is, these molecules tend to align or tend to orient parallel to another. ये molecules एक दूसरे के parallel जो है अपने आप को orient करना शुरू कर देते हैं। That is, cos थीटा जो है वो 1 के बराबर हो जाता है, क्योंकि आपके पास आपको पता होना चाहिए कि जो डायपोल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के उनके दरमियान जो एंगल होता है, इट आल्सो अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल फोर्सेस। वो डायपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। और सबसे मैक्सिमम आपके पास उस केस में आपके पास डायपोल फोर्सेस होती हैं जब आपके पास दो डायपोल्स के दरमियान एंगल जो है वो 0 के बराबर हो। तब होता है जब दो डायपोल्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सो अब अगर आप देखें कि जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जब मॉलिक्यूल को एक पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाती, तो पोलर मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह की ओरिएंटेशन उसकी होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर ए। लेकिन जब आप उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी जो ओरिएंटेशन है वो इस तरीके से हो जाती है, दैट इज बी। और तमाम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से इस डायरेक्शन में अलाइन करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के पैरेलल अलाइन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके अंदर चूंकि काइनेटिक एनर्जी भी होती है, एक दूसरे के साथ ये मोशन करते हैं, थर्मल एजिटेशन होती है, और थर्मल एजिटेशन जो है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी वो रेजिस्ट करती है इस पैरेलल अलाइनमेंट को। मॉलिक्यूल्स की जो पैरेलल अलाइनमेंट है इसको रेजिस्ट करती है। इस वजह से कहा जाता है कि इस किस्म की जो पोलराइजेशन है जिसको ओरिएंटेशन पोलराइजेशन कहते हैं, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जो है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, थर्मल एजिटेशन ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि थर्मल एजिटेशन जो है वो रेजिस्ट करती है अगेंस्ट दी ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। इस वजह से हाई टेम्परेचर पे ओरिएंटेशन पोलराइजेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता है एज कम्पेयर टू लो टेम्परेचर्स। So the orientation polarization as it decreases with the increase in temperature, ठीक है। और on the basis of that temperature effect of the molecules का जो temperature effect है या the behavior of molecules towards the temperature effect in electric field and applied electric field helps us to distinguish between polar and non-polar molecules. इस तरीके से हम polar और non-polar molecules के दरमियान फर्क कर सकते हैं अगर आप उनके ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट को देखें इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उनके ऊपर कोई टेम्परेचर इफेक्ट नहीं है, जैसे कि पिछले केस में डिस्कस कर चुके हैं, रिड्यूस्ड पोलराइजेशन के केस में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि रिड्यूस्ड पोलराइजेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, तो उस केस में मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। और अगर आपके पास जो उनकी पोलराइजेशन है वो इफेक्ट होती है विद टेम्परेचर, तो उस केस में चूंकि ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है तो इस केस में मॉलिक्यूल जो है आपके पास वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। यहाँ तक आपका जो टॉपिक है आज का लेक्चर जो है यहाँ तक अख्ताम पजीर हो जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे के आगे डिटर्मिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप डायपोल मोमेंट को मुय्यर कर सकते हैं, और साथ में इंशाल्लाह हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से
जो है डायपोल मूवमेंट को यूज करते हुए मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को स्टडी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।